बांग्लादेश में हिंसा जारी है। ढाका से लेकर चटगांव तक भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। 12 दिसंबर को इनकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी। इसके बाद 18 दिसंबर को हादी का सिंगापुर में निधन हुआ। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इसके ठीक बाद चटगांव में एक हिंदू शख्स की लीचिंग की घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब बांग्लादेश के नए राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के एक नेता पर भी हमला हुआ है। सोमवार को एनसीपी के मोहम्मद मुतालिब सिकंदर को खुलना में गोली मारी गई। इस हमले में सिकंदर के सिर पर चोट आई है। बताया गया है कि उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। माना जा रहा है कि हादी की हत्या की घटना के बाद ही बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की थी, अब सिकंदर पर हमले की घटना से वह स्थिति और बिगड़ गई है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद हालात कैसे बिगड़े हैं। हादी को मारने वालों के बारे में अब तक क्या जानकारी सामने आई है, यह घटना कैसे बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, भारत अपने पड़ोसी मुल्क को लेकर चिंतित क्यों है, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत 18 दिसंबर को हुई। हादी ने ढाका में गोली मारे जाने के 6 दिन बाद इलाज के दौरान सिंगापुर में दम तोड़ दिया। हादी इनकलाब मंच के संयोजक थे और पिछले साल जुलाई में शेख हसीना शासन के खिलाफ विद्रोह से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें 12 दिसंबर को ढाका के विजयोनगर क्षेत्र में गोली मारी गई। बताया जाता है कि वो अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे थे। इसी दौरान ई रिक्शा से जाते वक्त उन्हें मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मारी। गोली लगने के बाद उन्हें पहले ढाका के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि हालात बिगड़ने के बाद उन्हें चिकित्सा देखभाल के लिए सिंगापुर ले जाया गया। अधिकारियों ने फैसल करीम मसूद को इस हत्या का मुख्य संदिग्ध बताया है, जो अब दस्त अवामी लीग के छात्र इकाई स्टूडेंट लीग का एक पूर्व नेता है। इस बीच बांग्लादेश की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस और जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि हादी के हमलावर सीमा पार करके भारत भाग गए थे। ऐसी खबरें सामने आने के बाद हादी के समर्थकों में गुस्सा और भड़क गया। देखते ही देखते बांग्लादेश में हादी के समर्थन में प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी। कई प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बांग्लादेश में स्थित भारतीय मिशनों को निशाना बनाया और पत्थरबाजी की। उस्मान हादी की हत्या के मामले में शुरुआती जांच में आरोपियों के भारत भागने की झूठी रिपोर्ट चली, जिससे पूरे देश में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा है कि उनके पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि घटना को अंजाम देने वाले बांग्लादेश से भारत भाग गए हैं। अधिकारियों ने मसूद के लिए देशव्यापी लुकआउट नोटिस और यात्रा प्रतिबंध जारी किए। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वालों को 50 लाख टका इनाम देने की भी पेशकश की। फिलहाल मसूद के ठिकाने के बारे में कोई खास जानकारी अब तक पुलिस को नहीं मिली है। अधिकारी यह तक पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि वह देश छोड़कर भागा है या फिर बांग्लादेश में ही छिपा है। पुलिस ने अब तक इस हत्या के सिलसिले में मसूद के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें उसके पिता, माँ, पत्नी और बहनोई शामिल हैं। ये घटनाएं कैसे बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं, चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। दरअसल ये घटनाएं बांग्लादेश की चुनावी प्रक्रिया को कई तरीकों से प्रभावित कर रही हैं, खासकर फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के संबंध में। पहला, चुनाव के स्थगन की आशंका। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण फरवरी में होने वाले चुनाव में देरी हो सकती है। बांग्लादेश ने हादी की हत्या के एक दिन पहले ही चुनाव की तारीख की घोषणा की थी। हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव में बाधा डालने के लिए एक सुनियोजित साजिश बताया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भी चेतावनी दी है कि हिंसा के ये कार्य देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने का प्रयास है। अब ऐसे में चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के खिलाफ तमाम आरोप लगने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के दावों के बावजूद सोमवार को एक बार फिर छात्र नेता पर हमला हुआ। ऐसे में बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। दूसरे पॉइंट की बात करें तो उम्मीदवारों को चुनावी दौड़ से हटाना भी हो सकता है। दरअसल उस्मान हादी खुद आवामी चुनाव में ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे। उनकी हत्या जो चुनावी अभियान शुरू करते समय की गई थी, उन्होंने विपक्ष के एक प्रमुख व्यक्ति को चुनावी दौड़ से हटा दिया था। अब एक और छात्र नेता पर हमला बाकी उम्मीदवारों में डर बैठाने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब तीसरे पॉइंट की बात कर ले तो अस्थिरता और कानून व्यवस्था की विफलता भी हो सकती है। दरअसल हादी की हत्या और उसके बाद हुई हिंसा, जिसमें मीडिया संगठनों पर हमले और दूसरे राजनीतिक नेताओं पर हमला शामिल है, इन्होंने देश में नई अस्थिरता पैदा की है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कार्यवाहक सरकार पर ढाका में हिंसा नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिससे आंतरिक स्थिरता प्रभावित हो रही है।
भारत को भी इस बात की गहरी चिंता है कि पड़ोस में अस्थिरता का माहौल फरवरी चुनावों को प्रभावित कर सकता है। चौथे पॉइंट की बात कर ले तो चुनावी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना हो सकता है। दरअसल हादी की हत्या के बाद फैली अराजकता के बीच भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन चुनावों को इस बात के लिए करीब से देख रहे हैं कि क्या ये स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय होंगे। अब 10 से प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में वह खुद इन चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। भारत की तरफ से भी लगातार एक समावेशी चुनाव की मांग की गई है जिसमें सभी की आवाज शामिल हो। पांचवें पॉइंट की बात कर ले तो भय और स्वतंत्र मतदान का अभाव भी हो सकता है। दरअसल अशांति और हिंसा के माहौल ने यह सुनिश्चित करने की चुनौती बढ़ा दी है कि नागरिक स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। हालांकि जुलाई क्रांति के बाद हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा और अब दीपू दास की हत्या से अल्पसंख्यकों में डर पैदा है। इस बीच कार्यवाहक सरकार, जिसका मकसद लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना था, अब कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। इससे बांग्लादेश में संदेश जा रहा है कि मौजूदा स्थिति में चुनाव कराना असुरक्षित है और इनमें देरी कराई जा सकती है। खुद मोहम्मद यूनुस ने नागरिकों से भीड़ की हिंसा का विरोध करने का आग्रह किया है, जो बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। बहरहाल भारत अपने पड़ोसी मुल्क को लेकर क्यों चिंतित है, इस पर भी नजर डालें तो बता दें कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता और हालिया हिंसक घटनाओं को लेकर गहरी चिंता में है। हालांकि उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा, अशांति के दौरान ढाका में भारतीय उच्चायोग और पूरे बांग्लादेश में उसके सहायक उच्चायोग को खतरे का सामना करना पड़ा है। भारत के 4 सहायक उच्चायोग चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में स्थित हैं, जहां सुरक्षा चिंताएं जाहिर की जा चुकी हैं। भारत ने इस संबंध में बांग्लादेश के दूत को दिल्ली में तलब किया है और ढाका के अधिकारियों से भारतीय मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही बहकाने वाली रिपोर्ट्स को लेकर भी चिंताएं जाहिर की है। दरअसल दिल्ली की चिंता है कि हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण फरवरी में होने वाले चुनाव में देरी कराई जा सकती है और इस स्थिति का इस्तेमाल बांग्लादेश में नैरेटिव गढ़ने के लिए भी किया जा सकता है। खासकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से ही दोनों देशों के संबंध में तेजी से गिरावट आई है और बांग्लादेश ने बार बार हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की है। माना जा रहा है कि यूनुस सरकार अवामी लीग और शेख हसीना पर बार बार आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर सकती है। कट्टरपंथी तत्वों का उदय और घरेलू राजनीति पर इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। दरअसल भारत इस बात को लेकर भी चिंतित है कि पड़ोस में अस्थिरता का माहौल है और जमाते इस्लामी जैसे दलों का प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव में उदय हो रहा है। भारत को डर है कि हिंसा के माहौल में कट्टरपंथ से जुड़ी अस्थिरता की स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने भारतीय मीडिया समूह को बताया है कि नई दिल्ली पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि अप्रैल मई में होने वाले चुनाव के कारण भी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, ताकि हिंसा की स्थिति का घरेलू राजनीति पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।